नमस्कार। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश, भारत के शिक्षा मंत्री एवं हिंदी के मूर्धन्य रचनाकार डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के कहानी संग्रह क्या नहीं हो सकता कि एक महत्वपूर्ण कहानी वह जरूर लौटेगा का वाचन कर रहा हूँ। नदी का किनारा, दोनों ओर छोटी छोटी पहाड़ियाँ, बीच में कुछ समतल सी भूमि। यह लंबी घाटी जो भिक्यासेन से शुरू हुई, सुंदर और मन को लुभा रही थी। अपनी अनुपम छटा बिखेरती यह घाटी सामान्य व्यक्ति का ध्यान भी बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। मैदान जैसे बिल्कुल समतल स्थानों पर बसे छोटे छोटे गांव, अधिकांश के मकानों पर चूना पुता हुआ, गांव के नीचे फलदार वृक्ष, बल्कि सड़क के किनारे बसे गांव और मैदानों के फलदार वृक्ष सड़क के ऊपर तक छाए हुए हैं। लोगों के आंगन में माल्टे के पेड़ बड़े बड़े माल्टाओं से लदे हुए हैं। ऐसा लगता है बस टैक्सी से बाहर हाथ निकालते ही पेड़ का एक माल्टा हाथ आ जाएगा। दोनों ओर हैं गांव और बीच में है सड़क। हरी भरी घाट धरती के बीच बस में यात्रा करते लोग इतने प्रफुल्लित लग रहे थे मानो ये धरती के राजा हूं। मासी आने को 5 किलोमीटर थे। मैं सोचता रहा वह स्थान भी कम सुंदर नहीं होगा। दूर दूर देवालयों के स्थान स्थान पर दर्शन होते जा रहे थे। नीचे समतल और दोनों ओर छोटी छोटी पहाड़ियां, कितना अवर्णनीय सुंदर दृश्य। सड़क के किनारे समतल खेत, इन्हीं में एक खेत की मेड़ पर एक वृद्ध महिला, जिसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी, सिर पर हाथ रखे न जाने किस गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने टैक्सी रुकवाई और उस अनुपम प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ उस वृद्ध को देखने लगा। बहुत देर हो गई, पर वह उसी एकाग्र भाव में खोई रही। मन में आया अभी जाकर पूछूं कि क्या सोच रही हो। जैसे ही टैक्सी से उतरकर मैं आगे बढ़ा कि एकाएक मेरे कदम रुक गए। मैं वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मैं भी एकाएक खो सा गया था। मेरे कानों में कुछ गुनगुनाहट होने लगी। मुझे लगा जैसे उस वृद्ध माँ के चेहरे की खामोशी चीख चीख कर कह रही हो कि इस बुढ़ापे में भी चैन नहीं है। बेटा बहू सब व्यस्त हैं अपने अपने कामों में। दिल्ली जाकर किसने लौटने का नाम लिया है। जब तक जिंदी हूं ये खेत लाल तो करने ही हैं। मैं जीते जी नहीं छोड़ सकती इन्हें। मेरे मरने के बाद तो जो हो मुझे क्या। और फिर कुदाल को हाथ में लेकर कांपती हुई वृद्ध मां काम करने लगी। सिर झटक कर मैं पुनः आगे बढ़ा। वृद्ध मेरी ओर पीठ किए अपने कार्य में व्यस्त थी। एकाएक मेरी आहट पाकर वह चौंकी। बिजली की तरह तेजी से वह पलटी। मैंने देखा उसकी गहरी और धूमिल हो चुकी आंखों में एक चमक उभरी। बेटा दिनेश? वह मेरी ओर लपकी। मैं दिनेश नहीं हूं माँ जी, मैंने कहा। वह ठिठक गई। फिर गौर से मुझे कुछ क्षण तक निहारती रही। फिर निराश लहजे में बोली, माफ करना बेटा, मैंने समझा मेरा दिनेश है। पर कहाँ है मेरी ऐसी किस्मत, कहकर उसकी आंखें भर आई। कहाँ रहते हैं दिनेश भाई? दिल्ली। 5 वर्ष हो गए। बहू को लेकर गया था, दोबारा लौट कर नहीं आया। न जाने किस हाल में होगा। वृद्ध की आंखें छल छला आई। किंतु मुझे अभी भी आशा है कि वह जरूर लौट कर आएगा। कहता था कि क्या रखा है इन पहाड़ों में, थमी थमी सी जिंदगी है यहाँ की। मैंने लाख समझाया किंतु एक न माना। मुझसे कहा कि तुम भी हमारे साथ दिल्ली चलो, किंतु मैं यहाँ का मोह नहीं छोड़ पाई। मना कर दिया तो रूठ कर चला गया। तब से आज तक। वृद्ध मौन हो गई, पर आंखों का बहना लगातार जारी रहा। फिक्र न करो माँ जी, वह अवश्य एक दिन आएंगे। मैंने उन्हें कुछ धैर्य बंधाया। यही तो मैं भी सोचकर दिन काट रही हूं कि बेटा
वो आखिर आएगा क्यों नहीं। तमाम दुनिया के लोग यहाँ डाड्यू काठ्यू की सुंदरता देखने आते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। और एक वह है पगला जो यहाँ छोड़कर बाहर जा रहा है। अरे पेट ही तो पालना है, यहाँ भी तो पाल सकता था। वृद्धा ने एक गहरी सांस ली, फिर कुदाल उठाकर अपने जर्जर हाथों से खेत में खुदाई करने लगी। क्या करें बेटा, जब तक शरीर में प्राण है। मैं घर, गांव और खेती को बंजर नहीं देख सकती। मेरा मन बोझिल हो गया। मुझे लगा कि यह दर्द केवल इस वृद्धा माँ का नहीं, बल्कि सारे उत्तरांचल का दर्द दबा है इस वृद्ध सीने में। मैंने जाने की अनुमति मांगी। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा जाओ, सुखी रहो। वर्ष भर में लाखों सैलानी आते हैं यहाँ, किंतु कौन समझा आज तक यहाँ की पीड़ा। सब घूम फिर कर चले जाते हैं। मुझे टैक्सी तक जाना बड़ा भारी प्रतीत हो रहा था। वृद्ध माँ के अंतिम शब्दों ने जैसे मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी थी। नमस्कार।